Good morning. Today is 24th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है इंडिया और अफ्रीका के बीच में रिलेशंस को लेके है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें इस आर्टिकल से मिलेंगे। विस्तार से इस आर्टिकल पे हम चर्चा करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है एयर इंडिया को लेके है। एयर इंडिया लगातार घाटे में चल रही है, क्यों घाटे में चल रही है, क्या कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं एयर इंडिया को घाटे से उबारने के लिए, तो उन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। यहां पे बीच का जो आर्टिकल है जीएसटी के ऊपर में है। ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कशन हमने जीएसटी के मुद्दे पर करी है, लेकिन इस आर्टिकल से हमें नेगेटिव पॉइंट्स यानी क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स मिलेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो चर्चा करेंगे इस आर्टिकल पे भी। नीचे का जो आर्टिकल है यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी जिले के अंदर में जो छोटी कोर्ट्स होती हैं वहां पे एम्प्लॉयज की कंडीशंस काफी खराब रहती है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकाल लेंगे इस आर्टिकल से। यहाँ पे जो आर्टिकल है आज बुधवार है तो असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल के साथ में इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। काफी कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए हम चर्चा करेंगे दो अहम मुद्दों पर। एक तो इलीगल माइग्रेंट्स का इश्यू, दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर का इश्यू। और यहां पे नीचे दो आर्टिकल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडिया और अफ्रीका के बीच में रिलेशंस को लेके। देखिए, इंडिया और अफ्रीका के बीच में रिलेशंस को समझना है तो सबसे पहले हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझना होगा। दोनों के दोनों जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इंडिया को कॉलोनी बनाया गया, तो एक प्रकार से जो भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं, वो सेम है। ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया काफी और अफ्रीका को भी अलग अलग देशों ने एक्सप्लॉइट किया। आपको याद होगा गांधी जी ने कैसे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत साउथ अफ्रीका से ही की थी। कैसे साउथ अफ्रीका वाइट्स जो थे वहां पे एक प्रकार से ऑपरेशन करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे नेटिव्स लोगों के साथ में। पोल टैक्स लगाया गया था, उसके खिलाफ में भी गांधी जी ने विरोध किया था। और वहां के एक सुप्रीम कोर्ट ने साउथ अफ्रीका में डिसीजन दिया था जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिश्चियंस धर्म के खिलाफ, क्रिश्चियंस धर्म के अलावा जो दूसरे धर्म है जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, उनकी जो मैरिजेज हैं उनको नाजायज करार दिया गया था। तो इसके खिलाफ में भी गांधी जी ने विरोध किया था। फिर 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए थे और बाद में आंदोलन की शुरुआत हुई थी यहाँ पे इंडिया में। इवन आज़ादी के बाद में भी आपको याद होगा जो एक मूवमेंट चली थी नॉन अलायंस मूवमेंट, उसमें भी अफ्रीका और इंडिया का काफ़ी कोऑपरेशन देखने को मिला था। बाद में देखिए 1962 में वार हुआ इंडिया और चाइना का। ये 1962 के वार से पहले तो देखिए अफ्रीका के देशों के ऊपर में इंडिया की काफी ज्यादा सॉफ्ट पावर थी, लेकिन वार में हारने के बाद में एक तरह से देखिए सिंपल टर्म्स में कहें तो काफी बेइज्जती हो गई थी हमारी। उसके बाद में जो एक स्पेस था वो हमने खो दिया अफ्रीका के अंदर में। पहले तो अफ्रीका के जो देश थे वो इंडिया की तरह बनना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार से हार हुई हमारी, तो एक प्रकार से जो सेंटिमेंट्स थे अफ्रीका के अंदर में इंडिया के खिलाफ में वो हर्ट हो गए। उनको लगा कि देखिए इंडिया की तरह चलेंगे तो हमें नुकसान होगा। फिर जो ये स्पेस था वो चाइना ने कैप्चर कर लिया और हमने ध्यान देना छोड़ दिया अफ्रीका के अंदर में। लेकिन बाद में हमें रियलाइज हुआ इस बात का कि देखिए ऐसे तो जो चाइना है वो सारा स्पेस कैप्चर कर गया है और हमें भी कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। हमें भी अपनी खोई इमेज को हासिल करने की आवश्यकता है, अपनी डोमिनेंस को फिर से, डोमिनेंस तो नहीं कह सकते, सॉफ्ट पावर को फिर से हासिल करने की आवश्यकता है। तो उसी के तर्ज में देखिए 2008 में एक समिट हुआ था, इंडिया अफ्रीका समिट 2008 में ये आयोजित हुआ था। और चाइना अफ्रीका समिट तो देखिए 1990s में स्टार्ट हो गए थे और हमने ये स्टार्ट किया 2008 में। तो देखिए 2008 में दिल्ली में हुआ था, 2011 में फिर ये एडिस अबाबा जो कि इथोपिया की राजधानी है वहां पे आयोजित हुआ, और 2 साल पहले 2015 में तीसरा इंडिया अफ्रीका समिट आयोजित हुआ था न्यू दिल्ली में फिर से। और यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा था 2016 में। पिछले साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इंडिया अफ्रीका समिट में के बारे में, प्री में क्वेश्चन पूछा था। तो ऑप्शंस यूपीएससी ने इस तरह से फंसा के दिए थे। क्या इंडिया अफ्रीका समिट की जो शुरुआत है वो नेहरू के समय हुई थी? नहीं, नेहरू के समय नहीं हुई थी, 2008 में पहला हुआ था। तो इस प्रकार से यूपीएससी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछती है। अब आगे देखिए रिसेंट टाइम में क्या हुआ। अब देखिए हाल फिलहाल में हम अफ्रीका के साथ में पार्टनरशिप पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमने काफी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, अच्छी टेक्नोलॉजी हमने उनको दी और बिल्कुल सस्ते दामों में, और सस्ती दवाइयां भी हम काफ़ी मात्रा में भेजते हैं अफ्रीका के अंदर में, क्योंकि वो पेटेंट वाली दवाइयां अफोर्ड नहीं कर सकते जो अफ्रीका के देश हैं, इवन हम भी नहीं कर सकते। तो जेनरिक ड्रग्स जो हमारे देश में यूज़ होती है वो जेनरिक ड्रग्स हम अफ्रीका में भी भेजते हैं। और देखिए जब भी हम सहायता प्रोवाइड करते हैं अफ्रीका को, वो स्ट्रिंग्स के साथ नहीं करते। यानी देखिए जब चाइना सहायता करता है अफ्रीका के देशों की तो काफ़ी सारे कंडीशंस लगा देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चाइना कहेगा चाइना कहेगा जिम्बाब्वे को कि देखिए हम आपको 1000 करोड़ की हेल्प दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में चाइना की कंपनीज को प्रोजेक्ट देना पड़ेगा आपको। समझ गए? इस प्रकार की कंडीशंस लगा देता है चाइना, लेकिन इंडिया हेल्प तो करता है लेकिन इंडिया कंडीशंस नहीं लगाता। उसके बाद में हाल फिलहाल में काफी हाई प्रोफाइल विजिट्स हुई।
अफ्रीका के जो देशों के जो डिग्निटरीज हैं, उनके प्रीमियर्स हैं, हमारे देश की विजिट पर आए। इवन हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ये भी अफ्रीका के कई देशों की विजिट पर गए। और अभी प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि अभी अफ्रीका के सभी देश, वहां पे हमारे देश में से कोई ना कोई मंत्री ने अफ्रीका के सभी देशों को विजिट कर लिया है। इस सरकार के सभी मंत्रियों ने अफ्रीका के हर एक देश को विजिट कर लिया है, समझ गए। उसके बाद में देखिए, हमने 2015 का जो समिट हुआ था, $10 बिलियन की एक्सपोर्ट क्रेडिट भी दिया और $600 मिलियन की ग्रांट भी दी। हालांकि देखिए, जो ये सहायता है काफ़ी कम है अगर हम ये कंपेयर करें चाइना और यूरोपियन यूनियन के साथ में। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि ये जो सहायता है बिना किसी कंडीशन के है। आगे क्या है, देखिए चाइना और भी काफ़ी तरह की कंडीशंस लगाता है। जैसे चाइना, अगर मान लीजिए चाइना की कोई कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है अफ्रीका के देश में, तो चाइना इस प्रकार की कंडीशन लगा देता है कि जो माल आएगा वो चाइना से ही आएगा और जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वो चाइना के लोगों को ही मिलेगी। लेकिन इंडिया लोकल मार्केट से जो है वो माल प्रोक्योर करता है और जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो भी लोकल लोगों को देता है। तो इसलिए इंडिया की इन्वेस्टमेंट काफ़ी पसंद आती है। इंडिया की सॉफ्ट पावर अभी भी है अफ्रीका के अंदर में। और अभी देखिए, सागरमाला जो प्रोजेक्ट है वो भी अलाइन कर रहा है अफ्रीका के साथ में कोऑपरेशन को लेके। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, देखिए सागरमाला प्रोजेक्ट में हम अपने पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। पोर्ट को मॉडर्नाइज करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे पोर्ट्स की, रोड नेटवर्क से, रेल नेटवर्क से, तो पोर्ट लाइट डेवलपमेंट होगी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। बाकी जो देश हैं आसपास, जैसे इंडियन ओशन में आप देखिएगा तो सागरमाला जो प्रोजेक्ट है उसमें पोर्ट डेवलप होंगे तो काफ़ी माल आएगा जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आसपास के देशों के साथ में भी इसका फायदा होगा। तो यही कह रहे हैं। और दूसरा एक कंसेप्ट है ब्लू इकोनॉमी का। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, देखिए जो ओशन के रिसोर्सेज होते हैं उनको इस प्रकार से यूज किया जाए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए, मतलब वो डेवलपमेंट इंक्लूसिव भी हो। अब जैसे ऐसे नहीं हो कि आप अगर मछलियां पकड़ रहे हो तो मछलियां पकड़ते हुए आप सारे रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दो और बाद में मछलियां वहां पे पैदा हो ही ना। सिर्फ आप उतनी मछलियां पकड़ो कि जो साइकिल है मछलियों के पैदा होने का और मरने का, वो साइकिल मेंटेन रहे और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो इस प्रकार की डेवलपमेंट को, इस प्रकार की इकोनॉमी को ब्लू इकोनॉमी कहते हैं कि रिसोर्सेज का, ओशन के, समुद्र के रिसोर्सेज का यूज तो हो लेकिन वो सोशली इंक्लूसिव भी हो और सस्टेनेबल भी हो। इसके अलावा देखिए, हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये अलायंस हमने बनाया था पेरिस क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके मौके पे बनाया था। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पे देख लीजिए एक बारी, ये यहाँ पे है, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लाइन जो है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों लाइनों के बीच में जो देश आते हैं वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा है। तो अफ्रीका के काफ़ी सारे देश इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा है और इंडिया उनके साथ में कोऑपरेशन कर रहा है। ये देखिए जिबूती, कोमरोज और सोमालिया, घाना, ये सब देशों के साथ में इंडिया कोऑपरेशन कर रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर में। और देखिए उसके बाद में हम जो हैं यानी इंडिया, जापान और यूएस, जर्मनी, इन देशों के साथ में भी मिलकर अफ्रीका में डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो बात हो पीस कीपिंग फोर्सेस को ट्रेनिंग को लेके या फिर एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट को लेके, हम कोऑपरेशन कर रहे हैं जापान के साथ में, यूएस के साथ में, इवन जर्मनी के साथ में भी। अब जैसे चाइना ने कहा कि जो इनका वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट है इस शताब्दी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। अब लेकिन देखिए इस प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो आर्टिकल कहता है कि हम कोऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं इन देशों के साथ में, जापान के साथ मिलकर, यूएस के साथ और जर्मनी के साथ में मिलकर हम चाइना के डोमिनेंस को काउंटर कर सकते हैं अफ्रीका के अंदर में। अब देखिए कुछ और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जनरल पॉइंट्स हैं। देखिए हम जो कोऑपरेशन करते हैं अफ्रीका के साथ में, काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन करते हैं सिक्योरिटी को लेके भी। यहाँ पे देखिए सोमालिया के जो पायरेट्स हैं, वो ये जो पूरे सी लेन्स हैं, यहाँ से मान लीजिए तेल जाता है या फिर यहाँ से तेल जाता है मिडिल ईस्ट से, तो जो पायरेट्स हैं काफ़ी तंग करते हैं। तो इंडिया की डोमिनेंस है इंडियन ओशन के अंदर में, तो इंडिया काफ़ी बचाता है पायरेट्स से, समझ गए, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इवन देखिए जब कोई बड़ा समिट होता है, यहाँ पे जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, बड़ा समिट आयोजित होता है, तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो इंडिया को दी जाती है। तो काफ़ी अहम रिश्ता है अफ्रीका के देशों के साथ में, काफ़ी पुराना रिश्ता है। लेकिन काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। देखिए नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, जिस प्रकार से देखिए अफ्रीकन्स पर अटैक होते हैं इंडिया के अंदर में, वो कहीं ना कहीं रिलेशंस को एक प्रकार से खटास डालते हैं। तो अटैक्स नहीं होने चाहिए। ऊपर से कई बार जो हमारी अप्रोच रहती है वो क्लस्टर बेस्ड रहती है, यानी हम हर एक देश के साथ में अलग से नहीं डील करते। सूडान के साथ अलग से नहीं करेंगे, अफ्रीका के साथ अलग से नहीं करेंगे, हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं। 4-5 देशों के साथ में हम एक साथ डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारी इंपॉर्टेंस कम है। तो हमें यहाँ पे अफ्रीका में हर एक देश में हमारी एम्बेसी होनी चाहिए। अभी भी कई देश ऐसे हैं जहाँ पे हमारी एम्बेसी भी नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अफ्रीका के साथ रिलेशंस के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए अफ्रीका रिलेशंस के लिए। जब भी पूछे कैसे इंपॉर्टेंस है तो वो सारे पॉइंट्स आपको वो भी बताने हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है,
और ये सभी पॉइंट्स आप हमेशा देखिए, जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, जो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए, हमारी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए, लीडरशिप के रोल के लिए, क्लाइमेट चेंज में नेगोशिएशंस के लिए, WTO में नेगोशिएशंस के लिए, ये जो जनरल पॉइंट्स हैं ये तो आप हर एक देश के रिलेशंस के साथ ऐड कर सकते हो। आगे क्या है, ये देखिए प्रीलिम के लिए थोड़ा सा मैप देख लेते हैं जल्दी से। जो लोकेशंस हैं, फिजिकल लोकेशंस, पॉलिटिकल लोकेशंस तो हमने काफ़ी बार देखी है, फिजिकल लोकेशंस देख लेते हैं जल्दी से। देखिए एटलस माउंटेन सबसे ऊपर है, 2013 में क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी क्वेश्चन यूं पूछेगी, देखिए आपको बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ये पता होना जरूरी नहीं है कि एटलस माउंटेन्स कौन कौन से देशों के अंदर में आ रहे हैं, बस यूं पता होना चाहिए ऊपर ऊपर नॉर्थ में है एटलस माउंटेन्स। तो एटलस माउंटेन सबसे ऊपर हैं, बाद में आता है सहारा डेजर्ट, ये देखिए। फिर यहाँ पे नीचे है नाइजर रिवर, फिर यहाँ पे है कोंगो रिवर है, कालाहारी डेजर्ट है नीचे, और ये है ऑरेंज रिवर। यहाँ पे जाम्बरेजी रिवर भी है, यहाँ पे लेक विक्टोरिया, नील नदी यहाँ से निकलती है, और काफ़ी सारी नदियाँ हैं। देखिए लेक विक्टोरिया के बाद में लेक टंगराइका भी है, काफ़ी लंबी नदी है ये, देखिए लेक टंगराइका। यहाँ पे लेक न्यासा भी है, और उसके बाद में देखिए ये है माउंट किलीमंजारो, यहाँ पे माउंट किलीमंजारो है यहाँ पे, और नीचे है दे नहीं रखा यहाँ पे, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर में माउंट ड्रेकन्सबर्ग भी है, समझ गए। उसके अलावा यहाँ पे है तिबस्ती माउंटेन्स, यहाँ पे है अघार माउंटेन्स, ये है नूबियन डेजर्ट। थोड़ी सी लोकेशंस हैं बस, और कुछ नहीं। ये क्या है, ये तो रिफ्ट वैली है, यहाँ पे ऐसे थोड़ा खड्डा हो रहा है, मतलब खड्डा तो देसी भाषा में है, वैसे जो रिफ्ट वैली बनी हुई है यहाँ पे। और तो देखिए यही इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी कॉन्टिनेंट आएगा हम बार बार रिवाइज कर लेंगे, तो इससे हमारी मैपिंग हो जाएगी। आगे देखिए एयर इंडिया के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए एयर इंडिया काफ़ी घाटे में चलती है, और काफ़ी सारे रीजंस हैं इसके लिए। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज नहीं है वहाँ पे, ऑपरेशंस जो चलाए जाते हैं वो अच्छे नहीं चलाए जाते और काफ़ी इफेक्टिव नहीं होते वो। और अभी तो बार बार एक क्वेश्चन उभर के आता है, क्या वास्तव में फ्यूचर में कभी भविष्य में कभी एयरलाइन फायदे का सौदा होगी भी या नहीं होगी। अब देखिए इनका जो मुकाबला है एयर इंडिया का प्राइवेट कंपनीज के साथ में, प्राइवेट कंपनीज तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है वहाँ पे, जैसे स्पाइस जेट एयरवेज या फिर इंडिगो, गो इंडिया, गो एयर, इन सभी के बीच में बहुत भारी कंपटीशन है और बहुत कम दामों में ये टिकट बेचते हैं। लेकिन फिर भी देखिए जब एयर इंडिया कंपटीशन इनके साथ में है तो कैसे सर्वाइव कर पाएगी एयर इंडिया। लेकिन इंटेंशंस जो है गवर्नमेंट की, बार बार इंटेंशंस ये कही गई है कि हम अपना काम कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि एयर इंडिया को एक बड़े मुकाम पर उनकी जो छवि है वो उन दूसरी जो एयरलाइंस हैं उनकी तरह हो, जैसे एमिरेट्स या फिर लुफ्थांसा। देखिए जो एमिरेट्स हैं वो यूएई की एक बहुत बड़ी कंपनी है और पूरे वर्ल्ड में इनकी छाप है, और जो ये लुफ्थांसा जो कंपनी है जर्मनी की एयरलाइन है, इनकी भी पूरे वर्ल्ड में छाप है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम भी हमारे एयर इंडिया को इनकी तर्ज पर बनाना चाहते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड में इनकी एक बढ़िया इमेज हो और एक फ़ायदा इनसे हो। और देखिए वास्तव में अगर बात करें तो काफ़ी सारे सालों से गवर्नमेंट ये बात कह रही है, लेकिन सुधार नहीं हो पाया है एयर इंडिया में। अब गवर्नमेंट ने नए सिरे से एक बात कही है कि हम फिनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करेंगे, एयर इंडिया की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी इंप्रूव करेंगे और मैनेजमेंट को भी इंप्रूव करेंगे। लेकिन फिर भी ये सारे स्टेप्स लेने के बावजूद कम ही चांस है इस बात के कि एयर इंडिया एक प्रकार से ट्रैक पे आए, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट अगर फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव भी कर दे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव भी कर दे, मैनेजमेंट इंप्रूव भी कर दे, तो भी जो है एयर इंडिया ट्रैक पे नहीं आएगी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट ने देखिए पास्ट में भी काफ़ी बार ट्राई किया एयर इंडिया को ट्रैक पे लाने की। अब देखिए 10 सालों से ये घाटे में है। सिर्फ 2015-16 में एक थोड़ा सा फायदा इनको हुआ था, वो भी जब नेट अगर पूरा हिसाब किताब किया तो लॉस ही पाया गया था। अब एक जो इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि देखिए वर्क फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो इफेक्टिव नहीं काम करती। इवन ब्यूरोक्रेटिक मिसमैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेट्स ने अच्छे से मैनेज नहीं किया है एयर इंडिया को। तो एक तो स्टेप ये उठाया जा सकता है कि देखिए जब तक ओनरशिप में बदलाव नहीं होगा तब तक एयर इंडिया को घाटे से नहीं उबारा जा सकता। तो ओनरशिप में चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। और देखिए लेकिन पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो इस बात को मानते नहीं हैं। पॉलिटिकल लीडर्स के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो इस बात में है कि जो एयर इंडिया है वो सरकारी कंपनी ही रहे, और इवन जो प्राइवेट बायर्स हैं यानी जो प्राइवेट कंपनी वाले हैं वो लोग खरीदने भी नहीं आएंगे एयर इंडिया को। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा कर्ज है एयर इंडिया के ऊपर में, कौन खरीदने आएगा। और बाद में देखिए दो ही कदम उठा सकती है सरकार, या तो जो इतना ज़्यादा कर्ज है उसको कर्ज से उबारने के लिए या तो पब्लिक सेक्टर जो लेंडर्स हैं यानी जो बैंक्स हैं या फिर कहीं और से इनको लोन मिला है पब्लिक सेक्टर से, उनको कहा जाए कि आप इस लॉस को वहन करें, जो एयर इंडिया कर्ज आपको नहीं चुका पा रही है उसको वहन आप कीजिए।
या फिर यूं हो सकता है कि पब्लिक फंड्स का यूज किया जाए एयर इंडिया के घाटे को भरने के लिए। लेकिन देखिए दोनों केसेस में, चाहे पहले केस को अपनाइए या दूसरे केस में, आखिरकार पैसा तो टैक्स पेयर्स का लगेगा, हमारा और आपका पैसा लगेगा। पब्लिक फंड्स कहां से आएंगे? हम जो टैक्स भरते हैं वहीं से आएंगे, और या फिर जो दूसरा पब्लिक सेक्टर अगर इस जो कर्ज को वहन करेगा वो भी पब्लिक टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेटिक मिसमैनेजमेंट के कारण जो जनता का पैसा है, टैक्स का जो पैसा है, वो वेस्ट हो रहा है और सरकार इस पैसे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। अब अगले आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए जीएसटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। जीएसटी से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जैसे हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कम होगी, जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ेगा, और टैक्स जो देना पड़ेगा वो भी कम देना पड़ेगा, और जो टैक्स चोरी होती है वो टैक्स चोरी भी कम हो जाएगी। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो एक देश एक टैक्स का जो नारा सरकार ने दिया था वो अब 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होने जा रहा है। अब इंडिया उस कैटेगरी में एंटर कर जाएगा। ऑलमोस्ट 160 देशों में अब जीएसटी है, लेकिन यूएस सिर्फ एक ऐसा कंट्री है जो बड़ी इकोनॉमी है जहां पे अभी जीएसटी नहीं है। क्यों नहीं है वो आर्टिकल में मेंशन नहीं किया हुआ। अब देखिए बात यूं है कि 3 जो मेन पॉइंट्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जीएसटी में। देखिए सबसे पहले तो ये प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स ना होकर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी जो पहले कास्केडिंग ऑफ टैक्स होता था, वो टैक्स ऑन टैक्स लगता था, वो नहीं लगेगा। अब फाइनली कंज्यूमर्स को टैक्स देना पड़ेगा, और बीच बीच में जो टैक्स ऑन टैक्स लगता था, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, वो नहीं लगेगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो इंटरलॉकिंग इंसेंटिव्स इसके अंदर में है। यानी मान लीजिए 3 फर्म है ए बी सी, अगर मान लीजिए तीनों को टैक्स देना है, बी अपना टैक्स नहीं देगा तो बी का टैक्स सी को भरना पड़ेगा। तो जॉइंट लायबिलिटी वाला सिस्टम है ये, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में होता है, आपने देखा होगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो लोन देते हैं, तो एक प्रकार से जॉइंट लायबिलिटी होती है पूरी ग्रुप के ऊपर में, सबको लोन मिलता है, लेकिन एक जो है पर्सन जो है वो लोन नहीं देता तो उसकी जिम्मेदारी जो है बाकी ग्रुप में आ जाती है। तो वैसा ही जीएसटी के सिस्टम में है। 3 फर्म्स जो सप्लाई चेन है, अगर बीच में एक मेंबर टैक्स नहीं देता तो अगले मेंबर्स पे वो जिम्मेदारी आ जाएगी। तो काइंड ऑफ प्रेशर क्रिएट रहेगा पूरी सप्लाई चेन पे भी कि वो अपना अपना टैक्स को पे करें। आगे क्या है? आगे देखिए बेसिक प्रेमिस ये पूरे जीएसटी लाने का ये है कि टैक्स रिफॉर्म्स आएंगे और जो लोअर रेट्स रहेंगे, ऐसा कहा गया था पहले कि टैक्स रिफॉर्म्स आएंगे जीएसटी लाने के बाद में, जो टैक्स के रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे, जो टैक्स सिस्टम है बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, और जो एग्जम्पशंस दी गई हैं वो रिमूव कर दी जाएंगी। ऐसा गवर्नमेंट ने कहा था जीएसटी लाने से पहले, और ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बताए भी गए हैं। लेकिन देखिए जिस प्रकार से 5 स्लैब्स बनाई गई हैं और कई जो आइटम्स हैं, कमोडिटीज हैं, उनको 5 स्लैब्स के अंदर में डिवाइड किया गया है, जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अब देखिए आर्टिकल कहता है कि जो ये कैटेगरीज बनाने से तो पूरा टैक्स का जो सिस्टम है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? अब देखिए काफी सारे डिस्प्यूट्स आएंगे और गवर्नमेंट के पास में डिस्क्रिप्शन भी रहेगा कौन सी कमोडिटी को कौन सी कैटेगरी में डालना है, और काफी सारी लिटिगेशंस आएंगी कोर्ट के पास में भी। और इससे तो जो टैक्स चोरी है वो और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। पहले सर्विस टैक्स था वो यूनिफॉर्मली 15% था सभी सर्विसेज पे। अब देखिए कई सर्विसेज पे 28% है, कईयों पे 0%, 5% है। तो एक प्रकार से 28% के साथ साथ कई लग्जरी आइटम्स में तो सेस भी लगेगा, तो इफेक्टिवली 40% के आसपास पहुंच जाएगा। अब देखिए आर्टिकल ये कहता है कि गवर्नमेंट का जो ये पर्पज है इस प्रकार से स्लैब्स बनाने का, वो इंटेंशंस वो यूं है कि गरीब आदमी को टैक्स ना देना पड़े और अमीर आदमी टैक्स दे। लेकिन अब देखिए ये जो बात है, जिस इस बेस पे जो आइटम्स को, कमोडिटीज को डिवाइड किया गया है, वो एक प्रकार से अपने आप में उचित नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है वो काफी ज्यादा डाइवर्स है। अब देखिए जो खुशबू वाला तेल है, अब देखिए ये जो तेल है खुशबू वाला, परफ्यूम वाला तेल है, वो तो एक लग्जरी आइटम है बिहार के अंदर में, लेकिन तमिलनाडु के अंदर में वो तेल लग्जरी आइटम नहीं है। तो अमीर और जो गरीब के बीच का जो डिफरेंस गवर्नमेंट ने समझा है वो गलत है अलग अलग जगह पे। अब जैसे एक और बात करते हैं, रबड़ वाली चप्पल यानी हवाई चप्पल है। हवाई चप्पल के बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि गरीब लोग उसे पहनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमीर लोग भी जब समुद्र के किनारे बीच पर घूमने जाते हैं तो हवाई चप्पल अमीर लोग भी पहनते हैं। तो जो डिफरेंस गवर्नमेंट ने माना है वो डिफरेंस सही नहीं है। आगे क्या है? अब देखिए जो बार बार जो इतनी सारी टैक्स स्लैब्स बनाई गई हैं, उससे तो ऑडिटिंग का खर्चा भी और ज्यादा आ जाएगा, ऑडिटिंग भी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। हर एक स्टेज पे, प्रोडक्शन की स्टेज पे, डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेज पे, इवन कंजप्शन की स्टेज पे भी ऑडिटिंग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। और 60% देखिए हमारी जीडीपी, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, वो तो सर्विसेज पे डिपेंड करती है। सर्विसेज के जो रेट है उसको बढ़ा दिया गया है, तो इससे तो महंगाई और ज्यादा आएगी। और काफी सारे जो आइटम्स हैं वो तो जीएसटी में कवर्ड भी नहीं है, जैसे शराब यानी अल्कोहल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, रियल एस्टेट, ये सारे जो जीएसटी के बाहर हैं। स्टेट ने काफ़ी सारे अपने आइटम्स को नहीं दिया, और 1-2 आइटम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जीएसटी के दायरे में नहीं आने दिया। तो इससे तो देखिए स्टेट खुद ही टैक्स लगाएंगे इन सभी आइटम्स पे, जो पेट्रोल है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है, रियल एस्टेट है।
तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे आइटम्स हैं जो अब जीएसटी के दायरे में नहीं आते, तो ये सारे क्रिटिसिज्म्स थे, तो अच्छे पॉइंट्स हैं, हम अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। देखिए ये आर्टिकल है जो लोअर कोर्ट्स के एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर में, जो छोटी अदालतें होती हैं जिलों के अंदर में, जिला अदालत है, सेशन कोर्ट जो होती है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक प्रकार से बैकबोन होते हैं पूरे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के, लेकिन जो इनकी कंडीशंस हैं वो काफ़ी ख़राब है। वहाँ पे काफ़ी लंबे घंटों तक इन्हें काम करना पड़ता है, छुट्टी नहीं मिलती और काफ़ी पेनल्टीज़ भी लगती हैं, फ़ाइन लगते हैं, कई बार तो इनके खिलाफ में अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया जाता है जजेस के द्वारा। यानी कहने का मतलब है कि आर्टिकल इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जजेस इनका एक्सप्लॉइट करते हैं, इनसे कई बार तो पर्सनल सर्वेंट्स यानी निजी नौकर की तरह काम करवाते हैं, पर्सनल काम करवाते हैं, फाइल हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एसेंस यही है कि कोर्ट एम्प्लॉयज़ का काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट होता है। तो इस बात को लेकर जो प्रशांत भूषण का एनजीओ है वो कई बार उन्होंने पिटीशन फाइल करी, कई बार उन्होंने आवाज़ उठाई ये जो लोअर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, और लॉ कमीशन ने भी कई तरह की रिकमेंडेशंस दी कि उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए। और देखिए ये कहते हैं कि बाद में कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, लेकिन जो जुडिशरी है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्लेस पे है, वो चाहे तो इन एम्प्लॉयज़ की कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकता है। वैसे भी काफ़ी तरह की ऐसे डिसीजंस दिए हैं कोर्ट ने कई बारी पीआईएल पे, लेकिन इस जो ये एम्प्लॉयज़ हैं इनकी कंडीशंस पे जुडिशरी बोलती नहीं है कुछ भी। तो मांग करता है काफ़ी सारे, जो प्रशांत भूषण का एनजीओ है ये कहते हैं ट्रांसफर जो पॉलिसीज़ हैं वो उनको इम्प्रूव किया जाए और कॉन्क्रीट बनाया जाए, ट्रेनिंग गाइडलाइंस दी जाए उनके लिए, और ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए, और रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो भी एक प्रकार से डेफिनेट होने चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स उठाए जाने की आवश्यकता है उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इनकी एक पिटीशन पे हाल फिलहाल में पंजाब एंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए। उन्होंने ऑर्डर दिया कि एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हर 3 साल के बाद में उनकी पोस्ट चेंज किए जाने चाहिए, और उसके बाद में जितनी ये फाइल्स हैंडल करते हैं उस पर एक लिमिट लगाई जाए, 800 फाइल तक ये हैंडल कर सकें। इस प्रकार का ऑर्डर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है ये। आगे देखिए जो सोनोवाल है इनके साथ में इंटरव्यू है, असम के मुख्यमंत्री हैं। 2 इश्यूज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो इलीगल माइग्रेशन का। देखिए काफ़ी सारे इलीगल माइग्रेंट्स आते रहते हैं बांग्लादेश से इंडिया के अंदर में, और 4096 किलोमीटर्स का बॉर्डर इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में। हमारी जो बॉर्डर लाइन है वो बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी है, यानी हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं जिनके साथ में इंडिया का बॉर्डर मिलता है, बांग्लादेश ऐसा देश है जिसके साथ में हमारी बॉर्डर लाइन सबसे लंबी है। ये देखिए रेडक्लिफ ने ये लाइन ड्रा की थी 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब बांग्लादेश उस टाइम पे पाकिस्तान का ही एक पार्ट था और 1971 के वार में अलग हो गया था। देखिए लेकिन जो ये लाइन ड्रा की गई है, रेडक्लिफ साहब जो वकील थे वो थोड़ा जल्दी में थे, उन्होंने अच्छी नहीं करी लाइन ड्रा, ये मैप के ऊपर में ही कर दी, उन्होंने विजिट नहीं किया वहाँ पे, अच्छे से देखा नहीं। तो कई बार तो ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे जो लाइन है वो काफ़ी पॉपुलेटेड एरियाज़ के अंदर में जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि कई घर तो ऐसे हैं कि एक दरवाज़ा, आगे का दरवाज़ा इंडिया में खुलता है, पीछे का दरवाज़ा बांग्लादेश में खुलता है। तो इलीगल जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है। और 1971 में जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्टार्ट किया था इस रीजन का, तो भारी संख्या में करोड़ों लोग इंडिया में आ गए थे उस समय। तो कई तो वापस भी चले गए थे, लेकिन काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो हमारे देश में ही रह गए थे। अब काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। देखिए अब दिक्कत ये नहीं है कि उनका बर्डन आ जाता है, उससे भी बड़ी दिक्कत है कि डेमोग्राफी पूरी चेंज हो जाती है। डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, पूरा कल्चर बदल जाता है जब माइग्रेंट्स आते हैं बाहर से। तो एक प्रकार से रिफ्यूजी के तौर पे आए तो डेफिनेटली हमारे देश की जो पॉलिसी है वो ऐसी रही है कि मुश्किल टाइम में कोई अगर नागरिक हमारे देश में आता है तो हम उनको शरण देते हैं। लेकिन इस प्रकार से तो एक प्रकार से पूरी की पूरी डेमोग्राफी को चेंज हो जाना, लोकल कंडीशंस को चेंज हो जाना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी पैदा करता है, क्राइम को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो इसको लेके काफ़ी असम की जो पार्टीज़ हैं खासकर उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध भी किया कि माइग्रेशन को बंद किया जाए। अब देखिए अब जो ये चुन के आए थे जब इलेक्शंस हुआ था असम में, तो इन्होंने माइग्रेशन के खिलाफ में काफ़ी जोर शोर से आवाज़ उठाई थी। तो इनसे पूछा जा रहा है कि अब आपने क्या किया है माइग्रेशन के मुद्दे पर। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टेंट विजिलेंस हम रख रहे हैं, और 2 बार तो ये खुद वहाँ पे जाके आए बॉर्डर पे और देख के आए कि किस प्रकार के इंतजाम है माइग्रेशन से निपटने के लिए। फिर ये कहते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है ट्रिब्यूनल के द्वारा। देखिए ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हैं, ये एक प्रकार से इन्होंने एक प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ है कि देख रहे हैं कि 1971 से पहले जो माइग्रेंट्स हमारे देश में आ गए उनको तो कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन 24 मार्च 1971 के बाद में जो माइग्रेंट्स आए हमारे देश में उनको चिन्हित किया जा रहा है ताकि उनको डिपोर्ट किया जा सके वापस बांग्लादेश के अंदर में। अब लेकिन इनसे पूछा गया कि देखिए
उनको चिन्हित करना, आइडेंटिफाई करना तो आसान है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होगा उनको वापस बांग्लादेश के अंदर में भेजना। तो फिर ये कहते हैं इस बात पे कि देखिए हमारा काम तो है कि एक प्रकार से आइडेंटिफाई करना, बाद में जो बात है भारत सरकार इस चीज़ को बांग्लादेश सरकार के साथ में लेके जाएगी और देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है इस पूरे मुद्दे पर। फिर इनसे बात की गई नमामि ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल पे। इस साल देखिए नमामि ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है ये कहते हैं कि देखिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है ब्रह्मपुत्र रिवर की, और एक प्रकार से पुराने समय में ब्रह्मपुत्र रिवर जो ये वाटरवे था काफ़ी सारे जगह से कनेक्ट करता था असम रीजन को, लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स आए यानी 70 साल पहले जो इसकी इंपॉर्टेंस थी वो बंद हो गई जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। फिर से अब इस वाटरवे को, ब्रह्मपुत्र के वाटरवे को डेवलप किया जा रहा है और मोस्ट वायबल वाटरवे ये है। ब्रह्मपुत्र को पद्मा रिवर से जोड़ेगा, बंगाल की खाड़ी से जोड़ेगा, और उसके बाद में देखिए ये कहते हैं कि हमें एक मार्केट भी, ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड करेगा इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र को वाटरवे की तौर पे डेवलप करना। यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से निकलती है और बाद में ये इंडिया में आती है, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश के अंदर में जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उससे पहले ये गंगा रिवर में भी मिलती है और पद्मा के साथ मिल जाती है। तो ये सारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ज्योग्राफी में आता है ये। उसके बाद में क्या है देखिए, ये कहते हैं कि अगर इस वाटरवे को अच्छे से डेवलप किया गया तो एक ये जो मार्केट मिलेगी पूरी असम के रीजन को, मार्केट्स हैं वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक मार्केट मिलेगी और ज़्यादा बिकेंगे इनके माल जो हैं। और बाद में इनसे पूछा गया कि देखिए जो फ्लड है वो काफ़ी ज़्यादा आती है ब्रह्मपुत्र रिवर में, सिल्ट की प्रॉब्लम रहती है उसके कारण में, काफ़ी सिल्ट मतलब गाद जमा हो जाती है रिवर के अंदर में, उससे काफ़ी ज़्यादा फ्लड आती है। तो ये कहते हैं कि देखिए इसका समाधान भी हमने ढूंढ लिया है। क्या समाधान ढूंढा है? ये कहते हैं कि देखिए उसके लिए इन्होंने क्या किया है, इस जो गाद जमा हो जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर में, उस गाद को यूज करेंगे। जो ब्रह्मपुत्र हाईवे, जो ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है उसके दोनों ओर यूज करेंगे, हाईवे के इस साइड भी यानी वेस्ट की साइड भी और ईस्ट की साइड में भी। तो इससे जो रोड है वो और ज्यादा मजबूत बनेगा और जो ये फ्लड आती है बार बार ब्रह्मपुत्र में वो फ्लड भी नहीं आएगी। कोसी रिवर में जो फ्लड आती है, कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बिहार के अंदर में कोसी नदी में जो बाढ़ आती है उसका भी एक बड़ा रीजन जो है वो सिल्टिंग है। और कोसी रिवर तो आपको याद होगा काफ़ी इसलिए भी बाढ़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है कि वो अपना जो रिवर कर्स है वो बार बार चेंज कर लेती है। मान लीजिए ट्रैक ये है, वो बार बार ट्रैक चेंज कर लेती है। पहले अगर इस रास्ते से जा रही है तो थोड़े दिनों में इस रास्ते से चली जाएगी, मतलब इतना भी नहीं, ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही 400-500 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाए, लेकिन कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा अपना जो रास्ता है वो चेंज करती रहती है कोसी रिवर जो है बिहार में। तो काफ़ी बाढ़ आती है कोसी रिवर में और वही थोड़ा बहुत जो कारण है वो इसका भी है। और यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र जो फेस्टिवल है ये याद रखिएगा। तो यूँ पूछ सकती है यूपीएससी की कौन से स्टेट ने ये ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल आयोजित किया था, या फिर इस तरह इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी रिवर का फेस्टिवल आयोजित हुआ था, तो ब्रह्मपुत्र। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।